डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था तुम लोगों को। ये क्वेश्चन करवा दिए थे क्या मैंने? हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन करा दिए थे क्या? बोलो बेटा। यस मैम। ओके, ये वाले सारे हो गए थे ना आई थिंक। चलो यस उसके मैम, बाद ये कंप्लीट हो गए थे। हाँ चलो लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका डायग्राम मैं दोबारा से बनवाऊंगी, बाकी सारा लिखे रहने दो यहाँ पे। लिखो बच्चे, जैसे मैंने तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट भैया वो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही बताया था मैंने तुम्हें कि जिस टाइम पे आपका लिक्विड का जब वेपर बनना स्टार्ट होंगे तो उसका जब वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, तब आपका पानी बॉयल करेगा। ऐसे ही बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे आपका लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। या फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे आपका सॉलिड और लिक्विड क्या करता है, को एग्जिस्ट करता है इन इक्विलिब्रियम। तो जल्दी से ये वाली डेफिनेशन लिखो बच्चे, ताकि मैं इसको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझा पाऊं। द टेम्परेचर एट विच, लिखो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज is equal to vapor pressure of solid phase. लिख लिया? ओके, लिख लिया। तो यहाँ पे देखो ग्राफ पहले समझो बच्चे, फिर उसके बाद ड्रॉ करना, राइट। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ही मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट के केस में किया था। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चे, मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, ये देखो इसका। ये मैं थोड़ा ऊपर से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 प्लॉट करने हैं ग्राफ। तो बच्चे जो ये वाला ग्राफ है वो आपका है प्योर सोलवेंट का, हाँ या ना? क्योंकि सोलवेंट में अभी तक कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं है, तो प्योर सोलवेंट का जो ग्राफ है वो टेम्परेचर के साथ ऐसे ही बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, हाँ या ना? यस मैम। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि व्हाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर? मैम जो टेम्परेचर होता है जब हम उसे इंक्रीज करते हैं तो जो वेपर्स होते हैं सॉल्वेंट के वो प्योर होते हैं, तो फिर मैम वो जल्दी वेपर्स बना लेते हैं बिकॉज ऑफ द हीटनेस ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर को राइज करने से बच्चे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो, राइट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? स्पीड ही होती है, बस हम उसको केमिस्ट्री में काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी मॉलिक्यूल्स की भैया, वो उतनी जल्दी भागेंगे, और उतनी जल्दी भागेंगे तो क्या करेंगे, वेपर भी उतनी जल्दी बनाएंगे। तो वेपर अगर जल्दी बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं मान लेते हैं उस सोलवेंट में मैं सोल्यूशन मिला देता हूँ, सॉरी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देती हूँ, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन समझ रहे ना, अगर आप सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, या समझाऊं इस चीज को कैसे होगा? आवाज आ बता दो। अच्छा बता दे, तो तभी चुप हो सारे, तभी चुप हो। ओके, आई एक्सप्लेन। बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मैं इसके लिए अलग से पेज ले लेती हूँ, अलग से पेज ही नहीं है, वाओ कोई बात नहीं है, एक सेकेंड। देखो बच्चे, पहले आपके पास क्या था, एक सेकेंड, पहले आपके पास क्या था, सिर्फ सॉल्वेंट था, राइट। सॉल्वेंट था,
और जो भी वेपर प्रेशर आ रहा था वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रहा था, क्योंकि सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। तो इसको मैं बोल रही थी पी नोट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। लेकिन जैसे ही आपने उसमें डाला नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उससे क्या हुआ बच्चे, जो पहले सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, अब सरफेस पे क्या आ चुके हैं बताओ, सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, हाँ या ना? यस मैम। तो अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए, जो कि ये जिद्दी अड़ियल हैं, खुद तो वेपर बनाएंगे नहीं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं जो वेपर नहीं बनाते, खुद तो वेपर बनाएंगे नहीं, सॉल्वेंट की जगह को भी ऑक्यूपाई करके रख देंगे। तो जिसकी वजह से बच्चे सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो यही हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे किसमें, सॉल्वेंट में, तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। याद रहेगा? यस मैम। चलो याद रहेगा। तो इस वजह से ये वेपर प्रेशर देखो इस तरह से, जो ये ग्राफ है नीचे की साइड है, अगर आप किसी भी टेम्परेचर पे बेटा चेक करोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है इतना, ठीक है। तो अब जाओ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला कि वो टेम्परेचर जिसपे आपका लिक्विड यानी कि प्योर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फेज में है और जो सॉलिड फेज में है उनका वेपर प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ पे मैं एक और ग्राफ बना रही हूँ बच्चे, तो ये देखो जो ये येलो से मैंने बनाया है ये आपका है सॉलिड सॉल्वेंट। तो इस पॉइंट पे जो ये येलो वाला पॉइंट है बच्चे, इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर हो जाएगा सेम। इस पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम में, और इस वाले पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, टीएफ बोल रहे हैं, वेयर टीएफ इज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टीएफ नोट, आई एम सो सॉरी, टीएफ नोट क्या है बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो बच्चे सॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया। तो अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो भैया टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो आपको कहीं यहाँ पे जाके जो है सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, और इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे बच्चे टीएफ। टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझे कि नहीं समझे, पहले ये बताओ। क्योंकि देखो वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम तो मतलब टेम्परेचर भी कम। अब जो पहले 0 डिग्री पे आपका सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा था, अब 0 डिग्री से कम करना पड़ेगा टेम्परेचर, हाँ या ना? देख पा रहे हो ना यहाँ पे? यस मैम। तो ये वाले पॉइंट पे सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा इक्विलिब्रियम में, जिसको आप बोल रहे हैं टीएफ। और टीएफ क्या है बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टीएफ हो जाएगा। तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, टीएफ नोट माइनस टीएफ। डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, टीएफ नोट माइनस टीएफ। डेल्टा टीएफ क्या है, लिख सकते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ क्या है बच्चे, लिखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चे आज बहुत कम है, 19 बच्चे आए हैं बस, लास्ट टाइम 30 स्टूडेंट थे, 10 बच्चे गायब। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर हुआ। ग्राफ बच्चे बोर्ड्स में पूछते हैं, ठीक है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन अब तो आने लग गया बच्चे कि आपको ऐसा ग्राफ बना के दिया जाएगा एग्जाम में, और आपको क्या पूछेंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं करके देंगे कि ये टीएफ है या टीएफ नोट है, वो आपसे पूछेंगे कि ये बताओ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है या फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है। तो आप ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। समझ गए बच्चे? यस मैम। यस। ओके, आगे चलें। आगे चलो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है कि जो डेल्टा टीएफ है, जैसे आपका डेल्टा टीबी किसके बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था,
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो? मोलैलिटी के। तो ऐसे ही आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोलैलिटी के। तो लिखो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। और मोलैलिटी क्या होगी बताओ? W2 by M सॉल्यूट अपॉन में मास सॉल्वेंट। तो W2 क्या है लिख सकते हो यहाँ पे बच्चे? मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में। M2 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। जिसको भी कोई डाउट होगा अनम्यूट करके पूछेगा, हेजिटेट नहीं होना बिल्कुल भी मेरे आगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा बच्चे? ग्राम पर मोल। W1 क्या होगा? मास ऑफ सोलवेंट। लेकिन किसमें बताओ? ग्राम में या केजी में? केजी मैम केजी केजी केजी, क्योंकि आप मोलैलिटी यूज कर रहे हो। ठीक है, KF को आप मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो। डेल्टा TF तो समझ में आ गया ना क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं एक बार फिर भी लिख देती हूँ दोबारा, कंफ्यूज नहीं होना। क्रायोस्कोपिक मतलब क्रायोस्कोपिक बच्चे KF का नाम है, कांस्टेंट का नाम है। जैसे ब्यूलो बॉइलिंग के लिए यूज होता था, ऐसे ही क्रायो फ्रीजिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। उसके अलावा मुझे कोई एक बच्चा इसकी एप्लीकेशन बताएगा क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की? यस मैम। हाँ मुस्कान बताओ। मैम जैसे अगर हम पानी फ्रीज में डालेंगे, नॉर्मल वाटर विदाउट एनी सल्यूट, तो मैम वो इजीली मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उस पे वो फ्रीज हो जाएगा। बट वही अगर हम सॉल्ट ऐड कर दे या कोई भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, तो मैम उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा लो हो जाएगा, मतलब डिप्रेशन आ जाएगा उसमें, तो फिर हमें और फ्रीज करना पड़ेगा उसे। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही बोला है। किसने? मुस्कान ने। वेरी गुड। देखो इसकी एप्लीकेशन ना, सबसे अच्छी एप्लीकेशन इसकी ये है बच्चे। वैसे तो काफी हैं, 2 एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसकी। हाँ बोलो सान्या, सनाया, सॉरी। हाँ बोलो बेटा। मैम जो आइसक्रीम सेलर्स होते हैं वो भी इस मेथड को यूज़ करते हैं कि अगर वो नॉर्मल आइस अगर पुट करते हैं तो वो आइस जल्दी मेल्ट हो जाती है, बट अगर वो आइस में सॉल्ट मिक्स करके पुट करते हैं तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कम हो जाता है, वो जल्दी मेल्ट नहीं होती, जिससे उनकी आइसक्रीम बची रहती है बहुत ज़्यादा टाइम बढ़िया, तक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चे, प्राउड ऑफ यू। फोटोन वाले बच्चे भी नहीं बता पाते हैं ये जो तुम बता रहे हो, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो देखो बच्चे मैं दोनों एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। जो पहले मुस्कान ने बोला, एक एप्लीकेशन ये है बच्चे, जिस रीजन में ना स्नोफॉल ज्यादा होता है। अगर तुम लोग मुझे ये नहीं बताते ना तो शायद मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं करती, बट क्योंकि तुम जानना चाहते हो, तुम लोगों को अच्छे खासी इसकी नॉलेज भी है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। यही सेम वाली रिपीट करूंगी जो तुम दोनों ने बताई है। देखो जिस रीजन में स्नोफॉल ज्यादा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जब आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं ना तो वो स्मूथली नहीं हो पाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चे, जो रोड पे बहुत ज्यादा स्नो होती है उस पे हम क्या डाल देते हैं? NaCl डाल देते हैं, राइट। अब NaCl की जगह ना आप और भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है सिर्फ NaCl ही डालने से होगा, क्योंकि NaCl चीप होता है, इस वजह से हम वो यूज करते हैं। तो होता क्या है, जैसे आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर हो जाएगा कम, तो टेम्परेचर हो जाएगा कम। तो 0 डिग्री पे जो पहले आपका फ्रीजिंग पॉइंट था जिसपे आपकी बर्फ जम रही थी, अब वो क्या हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा, राइट। लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो क्या हो जाएगी? बर्फ पिघल जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से स्मूथली ड्राइविंग हो सकती है। दूसरा जो सान्या ने बोला, सनाया ने बोला, सॉरी मैं नाम में थोड़ा वो हो रही हूँ, सनाया ने जैसे बोला कि मैम जो आइसक्रीम सेलर्स होते हैं, जो हमारे ये वेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो तीले वाली कुल्फी तुम सबने खाई होगी, राइट। तो वो क्या करते हैं, बर्फ के साथ, आइस के साथ सॉल्ट का मिक्सचर भी उसमें डालते हैं। रीजन यही है कि अगर तुम्हारा
टेम्परेचर सराउंडिंग का ज्यादा हुआ, 0 डिग्री, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो वो आपकी आइसक्रीम पिघल जाएगी, राइट। लेकिन अगर आप उसमें क्या करते हो बच्चे, उसमें आप सोल्ट का मिक्सचर डालते हो, तो वो 0 डिग्री से कम हो जाता है टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो आइसक्रीम है वो मेल्ट नहीं होगी और बहुत लंबे टाइम तक वो ठंडी रहेगी। तो ये 2 एप्लीकेशन है जो आपको एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट पता होना चाहिए, समझे? यस मैम। ओके, आई थिंक ये वाला हो गया क्लियर। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, वैसे तो इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन हमें सॉल्यूशन नहीं देखना है ना, हमें सॉल्यूशन नहीं देखना है। देखो बच्चे क्या पूछ रखा है इसमें, व्हाट शुड बी द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन containing 17 ग्राम ऑफ C2H5OH in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। KF दे रखा है, तो बच्चे जो पहले गिवन है ना अपनी नोटबुक में वो लिखो, डेल्टा TF तुम्हें निकालना ही है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 17 ग्राम, यानी कि तुम्हें यहाँ से ये पता चल गया कि जो C2H5OH है वो क्या है, तुम्हारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। W1 क्या है बच्चे, 1000 ग्राम है। KF की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। यूनिट का ध्यान रखना, KF और KB की यूनिट का, और KF और KB दोनों ही सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, राइट। तो आपको डेल्टा TF निकालना है, फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पता है बच्चे, क्या, KF इंटू W2/M2 1/W1। यही फॉर्मूला होता है, हाँ या ना, बताओ। यस मैम। तो डेल्टा TF तुम सबको निकालना है। KF क्या है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, और ध्यान रखना बच्चे यूनिट को साथ लेके चलना है, ठीक है, यूनिट को साथ लेके चलना है। W2 क्या है, 17 ग्राम। M2 क्या है, मोलर मास कितना होता है बच्चे इथेनॉल का, निकाल लोगे क्या? यस मैम। 24 6 16 46 आ जाएगा, 46 ग्राम पर मोल इनटू 1/W1। W1 कितना है, 1000 ग्राम, और आपको पता है मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होता है, केजी में होता है। तो आप ऊपर क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो केजी में कन्वर्ट करके, राइट। अब क्या होगा, देखो जो यूनिट कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, केजी से केजी कैंसिल हो रही है, पर मोल से पर मोल, और ग्राम से ग्राम। तो यानी कि जो बच्चे आपका डेल्टा TF आएगा वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा, हाँ या ना। यस मैम। तो इसको सोल्व कर लेना, आपका केल्विन में आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि आंसर आपका डिग्री सेल्सियस में दे रखा है बच्चे, तो आप एक काम करेंगे, केल्विन में जो आंसर आएगा उसको 273 से माइनस कर देंगे, समझे? यस मैम। सारे बताओ भैया, एक बच्चा ना बोलो। यस मैम। यस मैम, आ गया आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बेटा एक बार। क्या क्वेश्चन है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन। The depression in freezing point of 2 molar solution of glucose in the same solvent is 2 Kelvin. The relationship between Kb and Kf is. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक्सप्लेन कर दीजिए। यस मैम। मैं ये बोल रही हूँ, हाँ तो बोलो ना, नहीं समझ में आया, बार बार मैं पूछूंगी तभी थोड़ी ना बोलोगे बेटा, ठीक है। तो डेल्टा T भी तुम्हें दे रखा है बेटू 2 केल्विन, मोलैलिटी तुम्हें दे रखी है 1 मोलर, ठीक है। आपको क्या करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF भी दे रखा है आपको 2 केल्विन, और मोलैलिटी दे रखी है 2 मोलर। आपको ये बताना है बच्चे, जो KB और KF होगा दोनों में क्या रिलेशन होगा। अब समझ में आया क्वेश्चन? सोल्व करो और आंसर बताओ मुझे, इसका क्या निकाला।
सोल्व करो बेटा इसको, फिर इसके बाद मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कराना है। हम सी है। किसने बोला? शिवानी ने बोला क्या? यस मैम। एक बार निकाल लो और मुझे बता दो क्या आएगा आंसर। एक स्टूडेंट ने बी बोला है, शिवानी ने सी बोला है। ओके बच्चे देखो, डेल्टा टीबी क्या होता है मुझे बताओ। डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू एम, ठीक है। अब यहां से अगर तुम केबी निकालोगे तो वैल्यू आएगी 2, निकाल के देख लेना। ऐसे ही यहाँ पे डेल्टा टीएफ क्या होता है बच्चे, के एफ इंटू एम होता है। यहां से जब तुम के एफ निकालोगे तो 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो एक बात देखो, अगर मैं के एफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास वो के बी नहीं आ जाएगा क्या? अगर मैं के एफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या के बी के इक्वल नहीं आ जाएगा क्या? तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन रहेगा। तो बस यही करना था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। कर लोगे सारे? Yes, ma'am. ओके अब ये वाला क्वेश्चन लीजिए। एक बार इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, अब करो इसको सोल्व। क्या दे रखा है बेटा? freezing point of a 4% aqueous solution of X is equal to the freezing point of 12% aqueous solution of Y. Molecular weight दे रखा है X का A, then molecular weight of Y. Molecular weight क्या होगा Y का? 4% aqueous solution X का मतलब पता है ना क्या होगा? 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही 12% का मतलब क्या होगा कि 12 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ऑप्शन है मुस्कान क्या हुआ? मैम, सेकंड ऑप्शन सही है क्या आंसर? अच्छा 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 अच्छा, ऑप्शन बता रहे हो क्या? एक बार सारे सोल्व कर लो फिर बताती हूँ। आपको मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है बच्चे 4 ग्राम, सोलवेंट का निकाल लो 100 में से माइनस करके। ऐसे ही दूसरे वाले का भी निकाल लो, 12% वाले का भी 12 ग्राम आपको दे रखा है। W2 और W1 दे रखा है 88 ग्राम। तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है डेल्टा टी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टी ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। के एफ दोनों का सेम होगा तो मोलैलिटी दोनों की सेम है। आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करो। क्या होगा? डब्ल्यू एक्स बाय एम ऑफ एक्स इंटू 1 बाय W1। मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करा रही हूँ बच्चे। ठीक है, सोलवेंट का कितना होगा वो देखना। ऐसे डब्ल्यू वाई बाय एम वाई इंटू 1 बाय W1। मैं थोड़ा ना इसको रिलेट करना चाहती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। तो तुम मुझे जल्दी से बताओ कितना है सोल्यूट का मास? 4 ग्राम। मोलर मास कितना है एक्स का? A इंटू 1 बाय W1। सोलवेंट कितना है? 96 ग्राम। ऐसे ही 12 बाय मोलिकुलर मास कितना है Y का? Y वही निकालना है तुम्हें, और 1 बाय 88। तो बच्चे जब तुम Y को सोल्व करोगे ना वो अप्रोक्सीमेट आएगा 3.2A के इक्वल। ठीक है, तो जब आप आंसर ऑप्शन देखोगे तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट, 3A आ जाएगा। कर लोगे सोल्व? Yes, ma'am. बताओ कुछ मुश्किल? यस मैम। Yes, मैम ma'am. एक बार लास्ट स्लाइड क्वेश्चन दिखा दो। ये लो बेटा। ओके मैम। ठीक है, ओके ये फिर छोटा हो गया। अरे ये बहुत छोटा क्यों हो जाता है? एक से एक सेकेंड रुको बेटा।
तो बच्चे ये तुम्हारे पास ना 4 क्वेश्चन है जो तुम्हें घर से करने हैं। ये मैंने ऑलरेडी आई थिंक दे दिए थे तुम्हें, बॉइलिंग पॉइंट वाले दे दिए थे ना मैंने, याद हो तो किसी को? यस मैम, ये क्वेश्चन दिए हुए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन दिए हुए थे, अगर करे हो हैं तो चुके बहुत हैं। अच्छी बात है। ठीक है, नहीं किए मैम, हो जिसने, गए। ठीक है, जिसने नहीं किए बुरी बात है। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन बच्चे और करने हैं तुम्हें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट, ये 3 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1, 2 और 3। ले लिया? यस यस मैम, ले लिया। यस मैम। ठीक है, तो आपके बच्चे फिलहाल कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं सबकी? RLVP हो गया, राइट? और क्या हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। एक आज हम और करेंगे बच्चे, आज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे आज हम। चलो, तो बच्चे एक काम कीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले बच्चे हमें देखना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आप एक काम करो, जल्दी से डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको डायग्राम दोबारा से समझाती हूँ कि क्या था। लिखो इसकी डेफिनेशन। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, आराम से लिख लो। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द solvent molecules from the solvent to the solution, from the, लिख रहे हो ना सारे? यस from the solvent, okay, from the solvent to the solution, or from a less concentrated solution to, or from a less concentrated solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane। लिख लो जब तक मैं डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे। लिख ली क्या सबने? यस ठीक है, तो देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने ना एक बिकर बनाया है और बीच में लगा दी 2 सॉल्यूशन लिए हैं, सॉल्यूशन 1 और 2, और उसके बीच में लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बच्चे? ये किसी भी तरह की बनी होती है, आपके बुक में एग्जांपल भी दे रखे हैं कि एनिमल मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन, है ना, पोटेशियम, तो अलग अलग उसकी मटेरियल की बनी होती है मेम्ब्रेन। तो आपको इस पे नहीं जाना है, ये देखो बस इसका काम क्या है। देखो, सेमी का मतलब आधा, परमेबल का मतलब परमिट, है ना। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बच्चे? छोटे 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 पोर्स होते हैं, जिसमें से वो अपने आप, मतलब अपने आप में से कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से पास होने देता है। कौन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बच्चे, अगर मेरे पास 2 सॉल्यूशन है 1 और 2, सपोज इसकी कंसंट्रेशन है C1 और सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन है C2, है ना। तो मैं मान लेती हूँ बच्चे कि C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 से। सपोज किया है कि हमने कि C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 की कंसंट्रेशन से। अब बच्चे, जब भी मैं कंसंट्रेशन की बात करूंगी तुम ये समझोगे कि C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मैम वहां पे सोल्यूट की अमाउंट क्या है? ज्यादा है, ज्यादा। और ऐसे ही C2 में कंसंट्रेशन कम है, इट मींस वहां पे सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा है ना। तो आपको पता है बच्चे, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है सोलवेंट के पार्टिकल से, तो मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के में जो छोटे 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 जो छेद हैं, जो पोर्स हैं, वो अपने अंदर से किसको जाने देगा? वो अपने अंदर से सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने देगा। इतनी चीज समझ में आई? इट मींस जो नेट मूवमेंट होगी, तो वो नेट मूवमेंट कहां से होगी बच्चे? C2 से C1 की साइड, क्योंकि C2 की कंसंट्रेशन कम है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन मतलब सोलवेंट की अमाउंट उसमें ज्यादा है। तो जो आपका मूवमेंट होगा, नेट मूवमेंट, वो भैया कहां से होगा? C2 से C1 की साइड होगा। लेकिन आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैम आई एम सो सॉरी, आप मुझे ये भी बोल सकते हो
कि मैम ऐसे तो C1 में माना कि कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज्यादा है, लेकिन सोलवेंट तो उसमें भी होगा, तो वहां से भी तो जा सकता है। तो बिल्कुल हाँ जा सकता है और जाएगा भी, लेकिन हम किसकी बात करें बच्चे, नेट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। नेट मूवमेंट कहाँ से होगा, जहां पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, मतलब C2 से C1 आपकी नेट मूवमेंट होगी। इसलिए मैंने बोला है द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो। ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस कैसा है आपका, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप काम हो रहा है, या तो थोड़ा सा इनिशिएट कर दो, अदरवाइज अपने आप होगा ये काम। अगर पानी ऊपर से हिल से नीचे आता है तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो अपने आप हो रहा है, ठीक है। वो क्या है, तुम्हारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बच्चे इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल देखेंगे बच्चे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नीचे, देखो आपने सुना होगा, वैसे तो काफी सारे एग्जाम्पल है और इतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही वही ध्यान रख लो आप। जैसे बच्चे आपने किशमिश तो खाई होगी, खाई है ना मैम। तो आप वो क्या करते हो बच्चे, अगर आप उस किशमिश को रात को पानी में भिगो कर रखते हो, पानी में रखते हो सोप करने के लिए, तो जब आप सुबह देखते हो तो वो फूली हुई मिलती है आपको। की है क्या नोटिस किसी ने? यस मैम। तो होता क्या है बच्चे, रातों रात ऐसा क्या हो जाता है उसमें, रातों रात होता ये है बच्चे, जिस आप बाउल में उसको रखते हो, पानी में आप किशमिश को रखते हो, तो बच्चे उसमें क्या होता है, जो किशमिश की आउटर वॉल है वो बिहेव करती है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्योंकि पानी में रखने की वजह से जो वहां पे क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होता है, जो मूवमेंट होती है वो कहाँ से कहाँ होती है बताओ, सोलवेंट से सॉल्यूशन की साइड होती है। आई मीन पानी से वो किशमिश के अंदर, जो आपका पानी है उसका फ्लो कहाँ होगा, किशमिश के अंदर होगा, जिसकी वजह से आपकी किशमिश क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। समझे? ऐसे ही अगर आप ग्रेप्स को रखते हो पानी में तो ग्रेप्स भी फूल जाती हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस। अगर मान लो आप अपने उसको क्या बोलते हैं, ग्रेप्स को उसमें रख देते हो, सपोज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख देते हो, मान लो आप ग्रेप्स को रख देते हो बच्चे NaCl सॉल्यूशन में, जो कि आपका कंसंट्रेटेड है, तो आपका पानी की मूवमेंट कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ होगी, ग्रेप से उस सॉल्यूशन की साइड होगी। तो इट मीन्स जो आपका ग्रेप्स है वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, हाँ या ना? यस मैम। बच्चे बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रखो, जब आप किसी चीज को किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हो, नमक वाले पानी में रखते हो, तो समझ जाओ वो चीज श्रिंक होगी। अगर आप किसी को प्योर वाटर में रखते हो तो समझ जाना वो चीज क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। बस इसके अलावा कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको क्या बोलते हैं एग्जाम्पल देख रहे हैं तो आप प्रदीप की बुक में देख सकते हो, वहां पे 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप वो देख सकते हो। ऐसे ही जो आपके फ्लावर्स होते हैं वो आपको पता है सूख जाते हैं, तो लेकिन अगर आप उनको फ्लावर में रखो, उसमें पानी में रखोगे तो क्या होगा, वहां पे मूवमेंट होगी पानी की, ऑस्मोसिस की वजह से होगी, पानी की मूवमेंट होगी फ्लावर्स में, राइट, जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक अच्छे से रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये सब ने आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये सारे किस फिनोमेना पे बेस्ड है, ऑस्मोसिस के फिनोमेना पे बेस्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। उसके बाद बच्चे आती है बात ऑस्मोटिक प्रेशर की, उसके बाद आती है बात ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो पहले इस डायग्राम को समझो बच्चे। यहाँ पे मैंने क्या किया है बेटा, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लिया और बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, राइट। तो आपको पता है जो मूवमेंट हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड हो रही है। अब आप उससे ये पूछोगी कि मैम ये कब तक होगी मूवमेंट, बेटा तो ये मूवमेंट तब तक होगी जब तक दोनों में कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, जब तक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की साइड में कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। अब तो आप कहोगे मैम ये तो जाए जा रहा है, सॉल्यूशन का लेवल तो बढ़ा जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हमें रोकना तो पड़ेगा।
तो पहले क्योंकि सोलवेंट पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था और इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, अब इसको रोकने के लिए बच्चे आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं बच्चे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मतलब आप कितना एक्सेस प्रेशर लगाओगे पिस्टन पे, सपोज ये तुम्हारा पिस्टन है, इस पे कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे कि जो सोलवेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की साइड जाए जा रहे थे उस चीज को आपको स्टॉप करना है। और ऐसे वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखो यहाँ पे बच्चे, मैंने लिख रखी है कि मिनिमम एक्सेस प्रेशर, लिखो मिनिमम excess pressure that has to be applied on the solution side to prevent the entry of the solution, to prevent the entry of the solvent into solution थ्रू SPM, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे ताकि आपका जो फ्लो है सोलवेंट का सॉल्यूशन की साइड पे वो स्टॉप हो जाए। ऐसे उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। समझे? समझ में आया बच्चे ये वाला? ओके। अगर मान लो मैं ऐसा करूं कि मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, तो उस केस में क्या होगा बताओ मुझे? मैम फ्लो अपोजिट हो जाएगा। वेरी गुड। जो फ्लो है बच्चे, इफ लिखो, इफ एक्स्ट्रा, एक सेकेंड, ऐसे लिखो, इफ pressure is applied more than the osmotic pressure, तो क्या लिखोगे? then the reverse process takes place। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। जब आप बच्चे इससे ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो जाएंगे तो सोलवेंट मॉलिक्यूल, सॉल्यूशन में से सोलवेंट मॉलिक्यूल अब पास होने लग जाएंगे सोलवेंट जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन कम है उस साइड पे। तो बेसिकली बच्चे एक छोटा सा डिफरेंस होता है आरओ और ऑस्मोटिक प्रेशर में, कि ऑस्मोटिक प्रेशर तो तुम्हारा स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस तुम्हारा क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसमें आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो, उसमें आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो। इसलिए जो आपके घर में आरओ है वहां पे आप क्या करते हो? पहले इलेक्ट्रिसिटी देते हो ना, उसको प्लग से कनेक्ट करते हो। तो वो सारा प्रोसेस क्या है बच्चे? नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। वो सारा काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। वो सारा प्रोसेस क्या है बच्चे? रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। तो आरओ तुम्हारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा, ऑस्मोटिक और जो तुम्हारा ऑस्मोसिस है वो क्या रहेगा बच्चे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा। बस डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है बेटा। एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो इतना समझ में आ गया, ताकि मैं फिर आगे चलूं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ सुनाया। मैम रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है मैम, जो हमारे घरों में भी यूज होता है, हाँ। उसमें मैम हम लोग सॉल्यूशन साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, जिससे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो दूसरे साइड मतलब ट्रांसफर हो जाता है। बट मैम ये प्रोसेस थोड़ा समझ में नहीं आया मैम, इससे हमें फिर प्योर वाटर कैसे मिलता है? देखो बच्चे सुनो मेरी बात, जो आपका पानी आता है वो नहर से आता है ना, इतना तो ये तो पता होगा तुम लोगों को। तो ये तो मैं आपको थ्योरेटिकल समझाने की कोशिश कर रही हूँ सनाया, कि एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन ये वाला सारा काम जो आरओ में होता है, ये क्या होता है? जब आप वो प्लग, जैसे आप प्लग लगाते हो, तो ये सारा काम उसके थ्रू होता है कि वहां पे भैया प्रेशर को ज्यादा अप्लाई किया जाता है, तो वो पूरा पानी जो होता है वो प्योर करके आता है आपका,
ठीक है। अभी तो क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रही हूँ, तो थ्योरेटिकल तो मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा कि भैया मैंने पिस्टन बना दिया, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आरओ में क्या हो रहा है, वो सारा प्रोसेस अपने आप हो रहा है। तभी तुम क्या करते हो, उसको पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तब वो सारा मैकेनिकल वर्क करता है। वो सारा मैकेनिकल वर्क हो आके हमें जो है प्योर वाटर मिलता है आरओ में। तो ऐसा कुछ रहता है बच्चे रिवर्स ऑस्मोसिस का। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जाना है ना नाया, तो एक काम करना, आप क्या करोगे, गूगल पे ना आरओ का वो फंक्शन वो टाइप करोगे कि फंक्शन क्या है आरओ का, तो वो क्या करेंगे, पूरा सेटअप आपको बना के दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे ये काम करता है। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे। यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है प्रैक्टिकल तरीके से बताने का, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल तरीके से समझा रही हूँ सनाया। ठीक है बेटा? ओके मैम। ठीक है, बाकी एक काम करना, आज जैसे लेक्चर ओवर होगा ना, तो आरओ को थोड़ा देखना ध्यान से कि कैसा हो रहा है काम, ताकि हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा उसको देख के अच्छे से समझ में आए कि कैसे चीजें हो रही है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा तो ये सब लिख लिया क्या तुम लोगों ने? यस मैम। मैम हाँ बेटा मुस्कान। मैम एक डाउट है कि जो मैम ऑस्मोसिस होता है, नॉर्मल ऑस्मोसिस, उसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है और सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, पर हम रिवर्स ऑस्मोसिस में ये पूरा मतलब रिवर्स होगा, मतलब लो हाँ टू हाई होगा। नहीं नहीं, आप ना मुस्कान थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो। ऑस्मोसिस में ध्यान रखना बच्चे, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से मूव करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर तुम्हें हाई टू लो बोलना है ना, तो तुम्हें ये वर्ड मेंशन करना पड़ेगा कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से मूव कर रहा है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन जब तुम रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। तो जब तुम बाहर से ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे बच्चे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मिनिमम प्रेशर है, कि बच्चे कितना मिनिमम प्रेशर दें कि जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की साइड जा रहा है वो रुक जाए। लेकिन अगर तुम उससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो, मतलब एक्सटर्नल का वर्क कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, अब वो सॉल्वेंट की तरफ जा रहे हैं। मतलब बेसिकली आपको साफ पानी मिलता है जिसको यूज करते हैं। इसका एग्जांपल भी डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, सी वाटर में से प्योर वाटर को क्या बोला जाता है, प्योर वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस वाले फिनोमेना पे ही बेस्ड होता है। काफी महंगा प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना मुस्कान। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। तो अगर आपको ये बोलना है ऑस्मोसिस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, अगर ऐसे बोलोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप ये मेंशन करके बोलते हो कि हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जाएगा, तो ये बात ठीक होगी। तो इसलिए कह रही हूं, इसको ध्यान से देख लेना डेफिनेशन को, बहुत कंफ्यूज होते हो बच्चे। ठीक है, उसके बाद बच्चे एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चे, वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। राइट, क्योंकि वही तो है पढ़ रहे हैं हम, कंसंट्रेशन ज्यादा कम होगी उसी के अकॉर्डिंग तो मूवमेंट हो रही है। और ये भी ध्यान रखना बच्चे, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के साथ साथ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक है, तो अगर आपको आप ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे आप निकाल सकते हो। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। और जैसे ही मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो आर आ जाएगा। आर क्या है, तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, जो आप यहाँ पे लोगे 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टी तुम्हारा टेम्परेचर है, उसको आप केल्विन में ही लेंगे। सी तुम्हारी कंसंट्रेशन है, और पाई तुम्हारा क्या है बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको आप एटमॉस्फेयर में ले सकते हो, पास्कल में ले सकते हो। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.013 बार के इक्वल। और 1 बार किसके इक्वल होता है, 10⁵ पास्कल। तो इन सबको ध्यान रखना यूनिट को। ठीक है, ये बहुत काम की है। और ये भी ध्यान रखना बच्चे, 760 mmHg किसके इक्वल होता है, 760 टोर के। या सिंपल लर्न कर लो, 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टोर। ठीक है,
अब कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे बच्चे, कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V होता है। N क्या है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ, N is number of moles given mass upon में molar mass. वेरी गुड। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ क्या, पाई इज इक्वल टू W2/M2 इंटू V इंटू R इंटू T, या इसको Yes, पूरा लिख के दिखाऊं, क्योंकि C क्या था, N/V था ना, तो N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो गिवन मास बाय मोलर मास इंटू V, ठीक है, इंटू R इंटू T। तो जल्दी से लिखो W2 क्या है, अपनी नोटबुक में मेंशन करो बच्चे। W2 है मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, लिखो W2 है मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है ग्राम पर मोल में, ठीक है। V क्या है, वॉल्यूम है लीटर में। R तुम्हें पता है, T भी तुम्हें पता है। तो यहां से ये भी प्रूफ हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारा क्या है बच्चे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। समझ में आ गया? Yes, ma'am. इतना लिख लिया क्या सबने? यस मैम। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखो ध्यान से, आपके 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से, आइसो, Hypo और Iso? hypotonic. हाइपो और हाइपर। तो बच्चे आइसोटोनिक से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी, ठीक है। तो आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन होते हैं जब आपको ये बोला जाए कि भैया आपके पास 2 सॉल्यूशन है और दोनों के दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, आइसो मतलब सेम, तो इट मींस उसका मतलब ये है कि आपके दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चे, सेम है। तो आप ये बोलोगे कि पाई1 इज इक्वल टू पाई2, और पाई1 क्या होगा, C1RT इज इक्वल टू C2RT। क्योंकि दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो भी सेम होगा, और गैस कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है, वो भी सेम होगा। तो C1 C2 क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो दोनों में किसी भी तरह का ऑस्मोसिस नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे बताओ? यस मैम। सारे समझ गए? यस मैम। यस मैम। अगर मैं बताऊं, अगर मैं बोलूं हाइपोटोनिक, तो हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। तो अगर मान लो 2 सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, सपोज पाई1 का कम है, मतलब कंसंट्रेशन उसकी कम है एज कंपेयर टू सेकंड वाले की, तो इट मींस पाई1 कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू पाई2। अगर हाइपरटोनिक है तो मतलब आप मान लो कि पाई1 ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है पाई2 से, तो वो क्या रहेगा, पाई1 तुम्हारा हाइपरटोनिक रहेगा एज कंपेयर टू पाई2। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है लेस कंसंट्रेशन और इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन, किसकी, पाई1 की, और इसमें लेस कंसंट्रेशन पाई1 की। क्लियर हुई चीज? मैम Yes. एक बार एग्जाम्पल से बता दीजिए। हाँ, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, इसमें आरबीसीज का एग्जाम्पल ले रही हूँ बच्चे। देखो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, 1 मिनट रुक जाओ, आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है रेड ब्लड सेल्स का, राइट। तो उसी को लेके समझाती हूँ मैं तुम्हें। देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं आरबीसीज बना रही हूँ बेटा, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, होगा क्या, मान लो जो आरबीसीज है, सपोज पहली कंडीशन ये है कि तुम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हो बच्चे, तुम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हो, वहां पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, कंसंट्रेशन सेम होगी, मतलब वहां पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो कि पानी जो है आरबीसी सेल्स के अंदर भी जाएगा और वहां से बाहर भी होगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा, ना तो उस केस में तुम्हारी रेड ब्लड सेल स्वेल होगी, ना ही उसमें श्रिंक होगी इन केस ऑफ आइसोटोनिक, ठीक है, समझ गए। अगर हाइपोटोनिक की बात करूं तो सपोज आपने जिस आरबीसी सेल को जिस सॉल्यूशन में रखा है बच्चे, उसकी कंसंट्रेशन कम है,
कंसंट्रेशन कम है। और अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो बच्चे सॉल्वेंट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? तो जो आरबी सेल्स की बच्चे जो आउटर वॉल्स है वो कैसे एक्ट करते हैं बच्चे? एसपीएम की तरह बिहेव करते हैं इनकी आउटर वॉल्स। ठीक है, तो अगर आप उनको ऐसे सॉल्यूशन में रखते हो जिसकी कंसंट्रेशन जो है कम है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? यहाँ से सॉल्यूशन की साइड होगी। हाँ या ना बोलो? यस मैम। आरबीसी सेल से सॉल्यूशन की साइड होगी। इट मींस तुम्हारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे, बिल्कुल सुकड़ जाएंगे। ठीक है, जो काफी डेंजरस होगा हमारे लिए। हाइपरटोनिक में क्या है? अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो मतलब क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन, एक सेकेंड, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम सो सॉरी। अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन कम है, आई एम सो सॉरी, अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन कम है तो फ्लो कहां से होगा मूवमेंट का? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जो आपकी आरबीसीज है यानी कि रेड ब्लड सेल्स है वो क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी, जिसकी वजह से वो बर्स्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम्हारी हाइपरटोनिक कंडीशन है यानी कि अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पे कहां से कहां मूवमेंट होगी? वहां पे होगी आरबीसी से उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगी। उस केस में बच्चे आपकी क्या हो जाएंगे? आरबीसीज श्रिंक हो जाएंगी और बिल्कुल सुकड़ जाएंगी। तो बिल्कुल बच्चे सिंपल सा फंडा है। अगर आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा तो वो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएंगे। अगर आपने लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा तो बच्चे वो क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है माइंड में। समझे? एक बार जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ भैया, ऐसे तो मेरे को कोई नहीं बोलेगा। देखो हर स्पीसीज में हर स्पीसीज में कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। तो इन्होंने क्या किया? अलग अलग एग्जांपल ले लिए कि अगर कंसंट्रेशन सेम होगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा। तो याद रखना, हाइपोटोनिक के केस में तुम्हारे आरबीसी स्वेल हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं फूल के, ठीक है, जो बहुत डेंजरस होते हैं। और हाइपरटोनिक के केस में तुम्हारी क्या होती है? आरबीसी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ के खत्म हो जाते हैं, जो काफी डेंजरस होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की बच्चे, तो वो आइसोटोनिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे तुम्हारे किसके एग्जाम हो। एक सेकेंड, चाहे तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसके बाद बच्चे नेक्स्ट लिखो। ये वैसे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये मतलब जेई मेन में आता है, अगर फिर भी लिखना है तो लिख लो। एक्चुअली मैं इससे पहले वाले बैच में पढ़ा रही थी ना, वहां पे किया बताया था मैंने। बच्चे जैसे कि आपको पता है, अगर आपको मोलैरिटी निकालनी होती है मिक्सचर की तो आप उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। पता है ना ये वाली चीज? अगर आपको एक से ज्यादा सॉल्यूशन दे रखे होते हैं और आप कहते हो उनको मिक्स कर रखा है, आपको वॉल्यूम और उनकी मोलैरिटी दे रखी है और आपसे पूछ रखा है कि भैया फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी निकाल दो, आपके टेस्ट में भी था ऐसा क्वेश्चन, तो आप उसके लिए क्या करते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ऐसे ही करते हो ना? हाँ या ना? मैम। ओके, तो अगर ऐसा ही करते हो, सेम बच्चे अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का बोल रखा हो कि दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर रखा है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है π1 और π2 और वॉल्यूम दे रखा है, तो उस केस में बच्चे कैसे निकालोगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन का? उसमें आप निकालोगे बिल्कुल सेम फॉर्मूला, π1V1 प्लस π2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे मोलैरिटी का निकालते थे। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है मैम। तुम लोग ना मेरे को चैट बॉक्स में थम्स अप सिर्फ कितने बच्चे दे रहे हैं? अच्छा ठीक है। उसके बाद बच्चे हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भैया जो आपने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की हैं उसमें से सबसे बेस्ट कौन सी है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। अब तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं होती है, मतलब क्यों होती है वो सबसे बेस्ट। तो अब तुम बताओ, तुम्हें बताओ कि क्यों होती है या ऐसे ही काम चला लोगे? बताओ। मैम बताओ। बता दीजिए। मैं बताने ही वाली थी। मैम हम इसे रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। हाँ शिवम ने सही बोला,
कि सबसे पहले तो यही है कि हम भैया ऑस्मोटिक प्रेशर को किसी भी टेम्परेचर पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं बच्चे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उस केस में कंपलसरी है, उस केस में रिक्वायरमेंट है कि आपको टेम्परेचर को ज्यादा ही करना पड़ेगा। किसमें? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपको टेम्परेचर को एलिवेट ही करना पड़ता है। ऐसे ही सिमिलर उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन के केस में आपको टेम्परेचर कम ही करना पड़ता है, तभी आप डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ को फाइंड आउट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर में हमें पता है जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो आप किसी भी टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका रीजन है ये। समझे कि नहीं समझे? बताओ। यस मैम। यस मैम। दूसरा बच्चे है, दूसरा ये है कि अगर हमें मान लो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का हम यूज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या कोई और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ध्यान से सुनना। क्योंकि आपको पता है डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बात बताओ, अगर आपको बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा तो उस केस में डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ तो बहुत कम आएगा। डेल्टा क्या है? चेंज है, मतलब आप टीबी में से टीबी नोट को माइनस करोगे, वो तो वैल्यू बहुत कम आएगी। और अगर आपने कभी एनालाइज किया हो, देखा हो एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के केस में जो आंसर आता है वो 0.0 समथिंग आता है। किसी ने नोटिस किया क्या? यस मैम। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर में RMM ऐसा नहीं इतना आता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में हम चेंज नहीं निकाल रहे होते। इसलिए अगर हमें बड़े बड़े पॉलीमर्स का या मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालना होता है, उसके लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर फाइंडिंग द मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। और आप जब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे तो देखोगे इनके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। समझ गए? तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे बच्चे। अगर कोई पूछे, अब सिर्फ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि मैम ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है, आप उसके यू हैव अ सॉलिड रीजन कि व्हाई इज दिस हैपन। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, समझे? चलो ठीक है। उसके बाद बच्चे आई थिंक अभी हमें क्वेश्चन करने चाहिए प्रैक्टिस। ओके, तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। The size of a raw mango shrink to a much smaller size when kept in a concentration salt solution. Which of the following process can explain this? Osmosis. Osmosis कर लोगे सारे, अभी बताया। सिंपल सा फंडा है, किसी को सोल्ट सॉल्यूशन में रखोगे तो वो श्रिंक होगा, किसी को प्योर वाटर में रखोगे तो वो स्वेल हो जाएगा। पता है ना, कच्ची वो आम का अचार तो तुम खाते होगे, है ना? खाते हो ना? उसको क्या करती है मम्मी? बर्नी में रखती है ना? वहां पे क्या होता है, सारा कंसंट्रेटेड, मतलब क्या बोलते हैं, सोल्टी होता है, वो सारा मिक्सचर सा बना रखा होता है। तो आप देखते हो वैसे तो अगर आप कच्ची अंबियों को देखो तो वो काफी मतलब बड़ी साइज की होती है, राइट? लेकिन जैसे आप उसके अंदर डालते हो, थोड़े दिन तक उसको धूप में रखते हो तो क्या हो जाता है, वो श्रिंक हो जाती है। किए ना नोटिस सबने? यस मैम, छोटे हो जाते हैं। पहले ऊपर तक अचार भरते हैं, थोड़े टाइम बाद वो नीचे चला जाता है। वो किस वजह से हो रहा है? ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसका मैंने आंसर दे रखा है, लेकिन मुझे ये बताना कि कैसे करोगे इसको सोल्व। तो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को बच्चे। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 100 ml of water at 27 degrees Celsius, right? The osmotic pressure of solution is, pi of solution कैसे निकालोगे? कोई बच्चा हैंड रेज करके मुझे बताए कि कैसे करोगे? मैम पहले कंसंट्रेशन निकालेंगे, फिर CRT लगा देंगे, I बराबर CRT। ओके, तो बच्चे आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, N1 + N2 by V into R into T।
क्योंकि नंबर ऑफ, आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे N1 प्लस N2 भी कर सकते हो। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास करके। ऐसे N2 निकाल लेना 1.8 बाय 180 करके। R आपको ऑलरेडी दे रखा है, T टेम्परेचर केल्विन में है, निकाल लेना 300 केल्विन आ जाएगा। और वॉल्यूम कितना है बच्चे, बताओ, वॉल्यूम है 100 ml, इसको लीटर में चेंज कर लेना। एक बार जल्दी वैल्यू पुट करके देखो, 4.92 आंसर आ रहा है क्या, करना। कर लोगे क्या, यस मैम। यस मैम कर रहे हैं। कर लो, Yes, ma'am. करो करो। और मुझे कंफर्म करना। आया क्या बच्चे किसी का आंसर सी? यस मैम। झूठ मूठ की हाँ मत भरना बेटा, ठीक है। सॉल्व कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। तुम्हारी कल कौन सी क्लास थी? अच्छा कल तो ऑफ था ना, ठीक मैम कल छुट्टी थी। ठीक है। बायो। कल तो बच्चे छुट्टी थी। परसों छुट्टी थी। परसों छुट्टी थी, कल बायो। कल क्या था फिर? यस मैम थी कल अच्छा क्लास बायो सॉरी। बायो की क्लास। अच्छा ठीक है सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। कर लोगे? यस मैम हो गया। I'm done. ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन को रीड करो एक बार अच्छे से। क्या दे रखा है, a 5.25% solution of a substance is isotonic with 1.5% solution of urea in the same solvent. Density of both the solution are assumed to be equal to 1 gram per centimeter cube. मोलर मास बताना है, निकालो जल्दी। क्या आएगा आंसर? आइसोटोनिक है मतलब C1 इज इक्वल टू C2 होगा, तो W2 by M2 into V, या आप एक काम करो इसको लिखो W1 by M1 into V, ताकि कंफ्यूज मत होना दोनों का। अच्छा मुझे ये बताओ W1 क्या है? 5.25% सॉल्यूशन का मतलब कौन बताएगा मुझे? 5.25 100 में से 5.25 माइनस। ना ना मैम 100 में से 5.25 ग्राम प्रेजेंट है। ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 1000 कंटेन ग्राम में 1.5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, राइट? 100 ml ऐसे 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम सेम है, हटा दो इसको। तो ओवरऑल तुम्हारा जो फॉर्मूला बना बच्चे, वो क्या बना? वो तुम्हारा फॉर्मूला W1 by M1 इज इक्वल टू W2 by M2। अब देख लो सारी चीजें आपके पास है। W1 है 5.25 ग्राम, M1 तुम्हें निकालना ही है। क्या निकालना है तुम्हें? एक सेकेंड, मोलर मास निकालना है ना। M1 तुम्हें निकालना है अननोन सब्सटेंस का, W2 तुम्हें 1.5 ग्राम दे रखा है, और यूरिया का मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। अब जल्दी से यहाँ से M1 निकालो और बताओ कितना आया। और ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में भी और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो छोड़ के नहीं जाने आइसोटोनिक वाले क्वेश्चन। हाइपरटोनिक वाले नहीं आते हैं पेपर में, ना हाइपोटोनिक वाले आते हैं। जल्दी 210 ग्राम पर मोल। 210 grams per mole। अच्छा आ गया क्या आंसर? यस मैम। एक बार जल्दी सारे मुझे चैट बॉक्स में बता दो। हाँ शिवम, एक बार चैट बॉक्स में बताओ, और जिनका आ गया वो ये वाला ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है आपको बच्चे? ए और बी दो सॉल्यूशन है, दोनों के दोनों आइसोटोनिक है, राइट? ए का वॉल्यूम दे रखा है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो सोल्यूट का मास है ए का वो दे रखा है 0.73 ग्राम, राइट? ऐसे बी में वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, और आपको W ऑफ बी दे रखा है 1.6 ग्राम, राइट? टेम्परेचर
सेम है दोनों का, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आपको Ma/Mb निकालना है। इसको लीटर में चेंज कर लेना, पता है ना 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो 10⁻³ लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो इसको लीटर में चेंज कर लेना बच्चे, और जल्दी से मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है, C1 = C2 करके। अब यहाँ पे A और B है तो ऐसे करना, CA = CB, ठीक है, WA/MA × 1/VA = WB/MB × 1/VB। सारी वैल्यूज हैं, पुट करो और MA/MB का रेशियो निकाल के मुझे बताओ कितना आएगा आंसर। कर रहे हो सभी बच्चे सोल्व? यस मैम। करो और मुझे बताओ फिर। बच्चे लीव नहीं करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये जिसका जिसका होता जाए वो आंसर बताता जाए और लीव करता जाए, ठीक है? जाने नहीं दूंगी मैं अगर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं किया तुमने तो। । 1.76 approximate। 1.76 आ रहा है, बाकी यस मैम सेम आ रहा है। ओके, ऐसे ही किया जैसे मैं कर रही हूँ, यस मैम सेम करा है मैम। ठीक है? आप इसको सोल्व करना बच्चे, MA/MB आएगा 1.76। इसको कैसे लिख सकते हो? 176 × 10⁻²। 10⁻² आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या फिल करोगे? 176। 176 मैम। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट देखोगे तो 177 आएगा वैसे आंसर, तो कोई बात नहीं, पेपर में रेंज दे रखी होती है, उस रेंज के अंदर अगर आप आते हो तो वो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छे थे ना? ये सारे तुम्हारे जेई मेन लेवल के थे, ठीक है? चलो कर लोगे सारे बच्चे? यस मैम। तो बच्चे मंडे का तुम्हारा ऑफ रहेगा, ठीक है? तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? अच्छे से एंजॉय करना फेस्टिवल और पढ़ाई भी करना, ठीक है? तो अब जिन बच्चों को लेट हो रहा है वो लीव कर सकते हो, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मैं एबनॉर्मल मोलर मास खत्म करा दूंगी, नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रो बच्चे।